नमस्कार दोस्तों, YouTube पर ये सभी लोग आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाते हैं, लेकिन एक बात समझिए, जो भी व्यक्ति जिस कैटेगरी के अंदर काम करता है वो उस चीज को कभी भी बुरा नहीं बताता। लेकिन इस वीडियो में हम रियलिटी में समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस की वास्तविकता में रियलिटी क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस वास्तविकता में स्टॉक मार्केट में हमारे लिए कितना काम करता है या फिर वास्तव में ये केवल एक बेवकूफ बनाने की स्कीम है आपकी। और सच्ची कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका, आपका नजरिया, उसको देखने और सोचने समझने की आपकी जो क्षमता है फंडामेंटल एनालिसिस करने की, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और इस वीडियो के अंदर आपको दो ऐसे लूप होल्स पता चलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, यस बैंक के एग्जांपल। यस बैंक का स्टॉक 400 रुपए का स्टॉक आज कहां पर आ चुका है आपको अच्छे से पता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रिपोर्ट को, आप ध्यान से देखेंगे इस रिपोर्ट को, तो यस बैंक के फंडामेंटल में गवर्नमेंट को गड़बड़ी होने की संभावना 2017 से ही दिखाई दे रही थी। लेकिन आप देखिए 2017 के अंदर, 2018 के अंदर उसका स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि कंपनी जो फंडामेंटल दिखाने का प्रयास कर रही थी लोगों को, लोग उसी पर विश्वास कर रहे थे और उसी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। लेकिन पता है वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि यस बैंक के फंडामेंटल्स के अंदर जो गड़बड़ीज है वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। 2017 से भी पहले से शुरू हो गई थी। 2017 के अंदर तो आरबीआई ने उसको देखना शुरू किया था। ये गड़बड़ी तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, वो चीज पता है क्या है कि यहां पर जब वो गड़बड़ी दिखाई दे रही थी, जिस गड़बड़ी होने वाली थी, वो फंडामेंटल के अंदर बाहर नहीं आई थी, वो आपको डाटा के अंदर बाहर नहीं आई थी कि ये फंडामेंटल में गड़बड़ी है, कंपनी ये लॉस दिखाने का प्रयास कर रही है, ऐसा कुछ भी चीज बाहर नहीं आई थी। और इस वजह से लोग धड़ाधड़ इन्वेस्ट करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। वास्तविकता में इसकी जो मेन न्यूज सामने आई थी वो आई थी 2019 के अंदर, अप्रैल के अंदर, और डेट थी लगभग 27 के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टॉक 233 रुपए का स्टॉक उसी समय, उसी दिन के अंदर जब ये डाटा निकल कर आया, जब ये रिपोर्ट सामने आई, उस दिन जब ये रिजल्ट सामने निकल कर आए, उस दिन लगभग ये स्टॉक 166 रुपए पर आ चुका। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद सभी को समझ में आ गया कि यस बैंक के अंदर गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी की वजह से फिर वो स्टॉक इतनी तेजी से नीचे गिरा, इतनी तेजी से नीचे गिरा, इतना ज्यादा प्रेशर के साथ लोगों ने सेल किया कि वो स्टॉक आज किस पोजीशन पर है वो आप अच्छे से जानते हैं। यहां से मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? यहां से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग फंडामेंटल के भरोसे बैठे थे, जो लोग फंडामेंटल के भरोसे हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए थे, वो स्टॉक 166 रुपए पर जब आ गया, तब जाकर उनको संभलने का मौका मिला उस स्टॉक के अंदर। लेकिन तब तक उनका वो स्टॉक 400 रुपए से 166 रुपए पर आ गया था। और जब तक वो सोच पाते कि इस स्टॉक को बेचे या नहीं बेचे, उसके बाद तो वो स्टॉक गिरता गया, गिरता गया, और किस स्थिति पर आ गया वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, अगर मैं आपसे कहूं ऐसे मैं आपको 50 स्टॉक बता सकता हूं कि जो कि एक समय पर टॉप थे, जो कि एक समय पर इंडिया के नंबर 1 स्टॉक हुआ करते थे। उनके फंडामेंटल्स में भी कुछ गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही थी उस समय, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक ऐसा गिरे, उनके चार्ट ऐसे गिरे, उसके स्टॉक्स ऐसे गिरे, उनकी प्राइस इस तरह से गिरी कि वो आज तक चलना शुरू नहीं हुए। अनिल अंबानी की कंपनियां उन्हीं में से एक है जिनके स्टॉक एक समय पर इंडिया के नंबर 1 स्टॉक हुआ करते थे। सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उन स्टॉक्स के अंदर, लेकिन आज उन स्टॉक्स की हालत क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। यहां पर मैं बस आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फंडामेंटल आपको यह बात कभी नहीं बताएगा कि किसी स्टॉक को कब आपको बेचना है, इसके बारे में फंडामेंटल कभी नहीं बताएगा। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, अब वो कंपनी जो है वो लॉस के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब उसका जो ऑनर है वो सबके सामने आकर ये तो नहीं बताएगा। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती है जो सामने आकर बता दिए कि भैया हमारी कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है। ज्यादातर वो अपने फंडामेंटल्स के अंदर ही गड़बड़ करते रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। तो जो लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंच जाती है, वो उस स्टॉक से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और वो चार्ट के अंदर आ जाता है। और जो इन्वेस्टर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ उस कंपनी में लगाकर बैठे हुए हैं वो उस कंपनी से बाहर हो जाते हैं सर, क्योंकि वो प्राइस चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है। लेकिन फंडामेंटल्स नहीं बदलते। और जो फंडामेंटल्स के भरोसे बैठे हुए रिटेल कैटेगरी के लोग, वो फंडामेंटल के भरोसे बैठे रहते हैं, तब तक वो स्टॉक 50% 60% नीचे आता है। और जब तक वो न्यूज सामने आती है और उस न्यूज के बाद तो लोगों को समझने का मौका नहीं मिलता और फिर वो स्टॉक 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए पर ट्रेड होना शुरू हो जाता है। आपको पता है यही चीज यस बैंक के साथ भी देखने को मिली थी। जब तक लोगों को संभलने का मौका मिला तब तक वो स्टॉक 58% से लेकर 60% तक गिर चुका था। अब मुझे बताइए कि जब लोगों के सोचने की शुरुआत होती है कि यार अब इस स्टॉक को बेचे, क्या करे क्या नहीं करे, एवरेजिंग करे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, तब तक वो तो स्टॉक 60% नीचे गिर गया। और जब तक वो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, तब तक वो स्टॉक 80-90% नीचे गिर जाएगा। तो फिर उस स्टॉक के अंदर आप बचाएंगे।
तो यहां से बस आपको एक चीज दिमाग के अंदर बैठा लेनी है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बात कभी भी नहीं बता सकता कि किसी स्टॉक को आपको कब सेल करना है, चाहे फिर वो स्टॉक टॉप लगा चुका हो या फिर वो चाहे स्टॉक नीचे जा रहा हो टॉप लगाने के बावजूद भी किसी गड़बड़ी की वजह से। अब हम दूसरी चीज के अंदर चलते हैं। दूसरी चीज ये है कि फंडामेंटल आपको ये भी कभी नहीं बता सकता कि किसी स्टॉक को आपको किस समय खरीदना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली हम करते क्या है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हम किसी कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंपनी के पास कोई बोरोविंग तो नहीं है, कंपनी किस तरह से धंधा बना रही है, कैसे जनरेट कर रही है, कैसे उसकी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप बुल मार्केट की बात करें तो बुल मार्केट के अंदर सारे स्टॉक पीक पर होते हैं। उस समय आप अगर किसी भी स्टॉक की बात करें, चाहे रिलायंस उठा ले, एचडीएफसी बैंक उठा ले, आईसीआईसी बैंक उठा ले, जो टॉप स्टॉक्स हैं उनके पीई हमेशा ज्यादा मिलेंगे, चाहे कंपैरिजन कितनी ही बार कर लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब अगर हम बेयर मार्केट की बात करें जिस समय सारे स्टॉक गिर रहे होते हैं, उस समय जब आप उनके पीई के कंपैरिजन करेंगे उनके कॉम्पिटिटर कंपनियों के साथ, तब भी उनके पीई ज्यादा दिखाई देंगे। तो वैल्यूएशन वाइज जब भी हम कंपैरिजन करते हैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, तो आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही किसी कंपनी को खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, तो आपको एक बात बताऊं, आप उस स्टॉक को कभी खरीद नहीं पाएंगे सही प्राइस पर। हाँ, आप उस स्टॉक को बस ऐसे जरूर खरीद सकते हैं कि यार इस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए, कि अब इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए का है, अब वो 1000 रुपए का स्टॉक 500 रुपए पर आ गया, अब फंडामेंटल तो कहेगा इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक आ गई है, उस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। अब अगर वो स्टॉक 200 रुपए तक चला गया तो आपको तो 300 रुपए का लॉस हो गया ना। अब अगर आप उसको टेक्निकल के साथ देखते हैं तो हो सकता है उस स्टॉक को 300 रुपए पर खरीद पाते हैं, 350 रुपए पर खरीद पाते हैं, तो आपके 150-200 रुपए का और भी बेनिफिट देखने को मिलता है। अब चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को खरीद रहे हो, तो आप 1-2 स्टॉक तो खरीदोगे नहीं, आप कम से कम 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, 200 स्टॉक खरीदोगे। तो अगर हम 100 स्टॉक भी लेकर चले और उस पर अगर हम 100 रुपए का भी प्रॉफिट मानकर चले टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने, तो हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात ये समझकर चलिए, सिंपल सी बात ये है कि फंडामेंटल आपको ये भी कभी नहीं बता सकता कि आपको कब खरीदना है किसी स्टॉक। फिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस को करने की आवश्यकता क्या है। फंडामेंटल को करने की आवश्यकता ये कि फंडामेंटल हमें विश्वास देता है उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए। एग्जांपल देते हैं, क्योंकि जब आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो मतलब आप उस कंपनी की सब कुछ पढ़ लिया है आपने उस कंपनी के बारे में, वो कंपनी कैसे पैसा जनरेट करके दे रही है, उसके सारे रेशियोज पढ़ लिया आपने, उसका मैनेजमेंट कर लिया, उसकी बैलेंस शीट पढ़ ली, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सिंपल सी भाषा में आपने उस कंपनी की पूरी कुंडली पढ़ ली। अब आप जब उसकी पूरी कुंडली पढ़ ली है तो अब आपको विश्वास आ जाता है उस कंपनी पर कि हाँ यार इस कंपनी को मुझे लॉन्ग टर्म तक रखना चाहिए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा हमेशा केवल विश्वास पर ही बनता है। आप देख लीजिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फंडामेंटल को अच्छे से एनालिसिस किया किसी कंपनी का, तब वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20-20 साल तक उस कंपनी में अपने पैसे को रखे हुए रखते थे। एग्जांपल देता हूं, राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल ले लीजिए। टाइटन कंपनी के अंदर उन्होंने 4 रुपए 3 रुपए के स्टॉक पर खरीदा, वो स्टॉक 80 रुपए पर चला गया, 80 रुपए से 30 रुपए पर आ गया, लेकिन उन्होंने उस स्टॉक को नहीं बेचा। अगर मैं आपसे पूछूं किस बेसिस पर उन्होंने उस स्टॉक को 80 पर नहीं बेचा, और फिर उन्होंने किस बेसिस पर, जबकि उनको डर तो लगा ही होगा ना 80 से 30 रुपए पर आ गया, तब भी उन्होंने नहीं बेचा। रीजन है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन यहां पर भी एक पेज छुपा हुआ है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको मैं आगे बताऊंगा राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल देकर, कि यहां पर उन्होंने भले ही बेचा नहीं लेकिन यहां पर उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो इन सारी बातों से मैं आपको सिर्फ 2 चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 2 चीजें ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये कभी नहीं बताएगा कि किसी स्टॉक को कहां पर खरीदना है, और इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस आपको कभी नहीं बताएगा किसी स्टॉक को कहां पर बेचना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस तो कहेगा भैया यहां से निकल जाओ, लेकिन वो आपको कभी भी टॉप के आसपास नहीं बेचने देगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बता देगा कि भैया इस कंपनी का इस चार्ट का अंदर ये टॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही है, आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जहां से स्टॉक की गिरने की संभावना है, तो आप उस स्टॉक को मैक्सिमम प्राइस तक बेचने का प्रयास करोगे। लेकिन फंडामेंटल आपको ये चीज कभी नहीं बताएगा। यहां पर तो आप बस खरीद लीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और यहां पर आप उसको स्टॉक को बेच दिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस अनुसार आप उस स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इन सारी चीजों को आपके समझाने का मतलब ये है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कीजिए, क्योंकि ये आपको विश्वास देता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा आपके विश्वास पर ही बनता है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को सही प्राइस पर खरीदना चाहते हो, अच्छी प्राइस पर खरीदना चाहते हो जिससे आपको ज्यादा मुनाफा हो, और अगर आप किसी स्टॉक को सही प्राइस पर बेचना चाहते हो, अच्छी प्राइस पर बेचना चाहते हो, ज्यादा प्राइस पर बेचना चाहते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आप कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आपको बेसिकली
बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं बाई के लिए और सेल के लिए, दोनों के। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने जितनी भी बातें कही उन सभी की संभावना, उन सभी के होने की संभावना मात्र कुछ परसेंट ही होती है। एग्जांपल के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर, लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो के अंदर 20 स्टॉक खरीद कर रखे हुए हैं, तो हो सकता है इस तरह की स्थिति जो यस बैंक के बनी, या फिर जो अनिल अंबानी वाली कंपनी के साथ बनी, या फिर जो भी इस तरह की कंपनी निकल कर आती है, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ऐसे 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 स्टॉक होंगे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है तो 20 के 20 ही ऐसे निकलेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक है केवल लॉन्ग टर्म के, तो पांचों के साथ ही ऐसा कभी नहीं होगा। कि ऐसे होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। अगर आप सोचिए ऐसे अगर हर कंपनी के साथ होने लग जाए, तो आपको लगता है वो जो इन्वेस्टर है जो 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए लगा कर बैठा है, वो लगा के रखेगा इस तरह की कंपनी में? वो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये बहुत कम होता है, बहुत कम स्थितियों के अंदर होता है। लेकिन भले ही इस चीज की संभावना बहुत कम, लेकिन वो जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए वो पूरी तरह से सही है कि फंडामेंटल एनालिसिस कब खरीदना है ये आपको कभी नहीं बता सकता, कब बेचना है ये भी आपको कभी नहीं बता सकता। इसकी एग्जैक्ट चीज आपको अगर पता करनी है तो वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलेगी। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में फिर भी चल रहा होगा कि अगर इस तरह की स्थितियां बन भी जाती है, मान लो कोई पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास इस तरह का स्टॉक है और ऐसी स्थितियां बन जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 चीजें होती है। देखिए एग्जांपल मैं राकेश झुंझुनवाला का देता हूं, जो वो स्टॉक 4 रुपए से 80 रुपए चला गया, 80 रुपए से वापस 30 रुपए पर आया, तो यहां पर उन्होंने एक रिस्क लिया था। क्योंकि सोचिए अगर उस कंपनी के फंडामेंटल के अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ी होती है टाइटन कंपनी के अंदर, तो वो स्टॉक जो 30 रुपए पर आया था वो 3 रुपए के अंदर भी आ सकता था, वो 3 रुपए का स्टॉक 30 पैसे पर भी आ सकता। तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर उन्होंने किस चीज पर रिस्क लिया? यहां पर उन्होंने रिस्क लिया अपने फंडामेंटल के विश्वास पर रिस्क लिया, और वो फंडामेंटल का जो रिस्क उन्होंने लिया वो उसके लिए सही साबित हुआ, और उस वजह से उनको आज देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन उन्होंने किया क्या? उनको अपने फंडामेंटल पे विश्वास था और उन्होंने अपने विश्वास पर रिस्क ले लिया, और रिस्क लेने की वजह से उनको कितना बड़ा मुनाफा देखने को मिला। तो आपको ऐसी स्थिति के अंदर एक डिसीजन लेना होता है रिस्क के बेसिस, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर 2 चीजें बनती है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, आपको चार्ट रीड करना आता है, तो चार्ट तो आपको बताएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो चार्ट तो आपको निकलने के लिए कहेगा। लेकिन फंडामेंटल आपको हमेशा कहेगा, विश्वास दिलाएगा कि आपको यहाँ पर बैठे रहें। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक डिसीजन लेना होता है कि भैया आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको निकलना है, और निकलने के बाद जब चीजें सही हो जाए, अगर वो ठीक है कंपनी, तो आप थोड़ी महंगी प्राइस पर उस पर दोबारा से एंट्री करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर भी 2 स्थितियां बनती है। अगर वो स्टॉक वास्तविकता में खराब हुआ, वो कंपनी बेकार निकली, उसका फंडामेंटल आकर जाकर बिगड़ गया, तो आपको ठीक लगे। लेकिन अगर वो स्टॉक वापस से घूम के ऊपर चला गया, तो अब आप उसको महंगी प्राइस पर खरीदे। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, तो यहां पर आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आप फंडामेंटल के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर बता देता हूं कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिलते हैं, चाहे फंडामेंटल के साथ जाए या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ। लेकिन मेरा बस ये काम है कि मैं आपको सच्चाई के साथ सारी चीजें बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस की सच्चाई क्या है, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।